अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चार्ट बुक से डिस्कशन। इसलिए आप जो है अब आपको जो मैंने चार्ट बुक प्रोवाइड की है वो ओपन कीजिएगा। हाँ बेटा मैं समझ गया, मैं बाद में लेता हूँ, ठीक है। तो अब जो मैंने यहाँ पे चार्ट बुक आपको प्रोवाइड की है उस चार्ट बुक से हमारा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। इसके आगे के चैप्टर अगर आपने रेगुलर बुक से एक बार भी पढ़े होंगे तो इस चार्ट्स में मैंने सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। तो इस चार्ट से आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और ये वीडियो आपने देख लिया, दैट्स इनफ। इसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट जो हमने देख लिया दैट्स इनफ। हाँ, यहाँ अगर किसी स्टूडेंट को चार्ट से लिंकिंग नहीं होती है, स्पेशली वो स्टूडेंट जिसने मेरे पास कोई भी क्लास ना किया हो, रेगुलर या सुपर 35, तो कोई भी क्लास नहीं किया हो, मुझे पता है मैं ऐसे पर समझाऊंगा कि लिंकिंग पूरी हो जाएगी, पर नहीं हो पाई तो मैं उसको एक बात कहूँगा कि फिर से वो जो भी उसने रेगुलर बुक पढ़ा हो उसमें से पढ़ ले और फिर से ये वीडियो देख ले। आपने मेरे पास क्लास किया है तो ये वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको फिर से देखने के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और वो आपको दे दूंगा। आप इसको बार बार दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेशली ये चार्ट बुक का डिस्कशन तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर सब थ्योरेटिकल है, आपके मेमोरी से जल्दी गायब हो जाते हैं। इसलिए इस पर मैंने बहुत बहुत मेहनत की है, यानी इसके चार्ट्स बनाने के लिए जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो। मुझे पता है कि मैं लगभग 1 महीना बैठा हूँ, रोज के 8 से 10 घंटा। उसके बाद में ये चार्ट बुक बनाया गया। ओके, ये चार्ट बुक बनाया गया और इसके मैंने 2 रिकॉर्डिंग की है। मैं रेगुलर क्लास में तो ठीक है पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में ये चार्ट्स पढ़ाऊंगा और यही चार्ट मैंने क्विक रिवीजन 10 to 15 मिनट्स वो भी रिवीजन रिकॉर्ड की है। इसलिए अगर आप ये क्विक रिवीजन का भी लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ओके, क्विक रिवीजन का। यानी हमारा चार्ट होने के बाद अभी मैं जो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको रिवीजन, ये भी रिवीजन है, ये बूस्टर रिवीजन। और एक चीज है क्विक रिवीजन, यानी अगर आप मैं देखो तो आईडीटी के लिए मैंने स्टूडेंट्स को इतना करके दिया, रेगुलर फिर फुल कोर्स। हाँ, बहुत से स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है कि मेरा सुपर 35 कोर्स फास्ट ट्रैक है। वो फास्ट ट्रैक नहीं है, इट्स अ फुल कोर्स बट एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे रेगुलर कोर्स जो होता है, रेगुलर कोर्स में मैं बड़ा अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल केसेस पढ़ाता हूँ। सुपर 35 ये फुल कोर्स है। आप अगर किसी के साथ कोई इसे रेगुलर कोर्स में बोलता है, अगर आप मैं इसको सुपर 35 फुल कोर्स करता हूँ, इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक, बट वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जिसके पास टाइम की कमी है उसने वो कर लेना चाहिए। उसके बाद में अभी बूस्टर रिवीजन, अब बूस्टर रिवीजन के बाद भी वो टॉपिक मैंने क्विक रिवीजन फिर चार्ट रिवीजन यानी कोशिश की है कि आपकी जो है जितना मैं आपको हेल्प कर सकूं स्टेप बाय स्टेप एग्जाम तक, उतना आपको मैं एग्जाम तक हेल्प करते रहूंगा। तो यही चार्ट का मैंने क्विक रिवीजन 10 मिनट्स 15 मिनट्स रिवीजन बनाया है, जिसका आपको वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे या थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर के चैनल पे आपको ऐसे थंबनेल मिल जाएंगे 15 मिनट्स 10 मिनट्स रिवीजन के लिए, वो भी आपको हेल्प करेगी। तो अभी आप सर इन डिटेल बूस्टर रिवीजन कर लो। अगर नहीं समझा होगा तो रेगुलर बुक पढ़ के वापस ये देख लो, तो आप इमीडिएट कनेक्ट हो जाओगे और फिर बाद में इसको क्विक रिवीजन में भी ले लो। यानी ये सारे चैप्टर्स जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है जनरली स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, वो सारे चैप्टर्स आपके लिए इतने इजी हो जाएंगे कि क्या बताओ बॉस, आप एंजॉय करोगे और मुझे एक बार तो भी याद करोगे, और जरूर याद करना। दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन का डिस्कशन, इसका 2 मिनट रुकना बेटा। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ जो है बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप जो है यस मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन या डिस्कशन भी अगर हो जाए तो ये चार्ट मैंने जो पढ़ाया, ये मेरा वीडियो जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा वीडियो जिसकी प्लेलिस्ट आपको स्पेशली मैं दे दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर क्लास, सुपर 35 क्लास या बूस्टर क्लास लगाया, उनको ये प्लेलिस्ट मैं बना के दे दूंगा, जो कितने भी टाइम वो देख सकते हैं।
तो यहाँ ये जिसने यहाँ पे हमारे से कोर्स बाय किया, बुक बाय की है, ठीक है, तो ये जो लिंक है मैं यहाँ पे इनको सभी को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये डिस्कशन के साथ साथ क्वेश्चन देख लेना, दैट्स इनफ। सो आर यू रेडी? इसी ऐप पे भी अवेलेबल है, और मैं आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, पर अभी तो आपको इसी ऐप पे अवेलेबल होगी, ठीक है। आर यू रेडी? तो पहला मैं यहाँ पे जॉब वर्क का डिस्कशन लेना चाहूंगा। इसके मैंने यहाँ पूरा एक फ्लो, यहाँ एक एक पॉइंट कवर किया है, साथ में उसकी प्रोविजंस भी कवर कर ली है, यानी आपको बुक देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने प्रोविजंस भी कवर कर लिया, एज वेल एज नीचे ओके जॉब वर्क का सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी कवर कर लिया, दैट्स इनफ। इसके अलावा आप जब रेगुलर भी पढ़ोगे, रेगुलर बुक, तो आप देखोगे मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट कवर कर लिया है। ओके, तो थैंक यू बेटा। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करें, और ये पूरा होने के बाद ही ब्रेक मिलेगा, हाँ ये पूरा होने के बाद ही ब्रेक मिलेगा। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं, सॉरी ये पूरा होने के बाद हमारा सेशन, ये जो है ये सेशन कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट सेशन हम इसके बाद ही चालू करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन जिसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाँ आ गया चार्ट आपके सामने, जॉब वर्क। सबसे पहले तो जॉब वर्क को एक सेक्शन है 19 जो आईटीसी का सेक्शन है, वो प्लस सेक्शन 143, ये दो सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जॉब वर्क की पूरी प्रोसेस आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, पहले पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से समझ लो, और उसके बाद में हम यहाँ की उसकी लेफ्ट साइड में दी गई प्रोविजंस को देख लेंगे। भाई एक मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, ट्रेडर हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वो कुछ गुड्स ले रहा है। ओके, यहाँ पे आई का मतलब इनपुट्स और सीजी का मतलब कैपिटल गुड्स, आप लिख लो अगर लिखना होगा तो साइड में, आई मतलब इनपुट्स और सीजी मतलब कैपिटल गुड्स। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है, ये गुड्स बुलवा रहा है अपने सप्लायर से, वो उसका सप्लायर है और सप्लायर से गुड्स मंगवा रहा है। अब यहाँ दो बातें हो सकती है, गुड्स डायरेक्टली उसके प्रीमाइसेस में आ जाएगा, या डायरेक्टली गुड्स प्रीमाइसेस में आ जाएगा, या हो सकता है कि ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है ये जॉब वर्कर को सप्लाई हो जाएगा, डायरेक्टली जॉब वर्कर को सप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि ये इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जो है ये प्रीमाइसेस में आ गया। तो अगर ये प्रीमाइसेस में आ गया तो हमने आईटीसी के सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल कर दी, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, सप्लायर का इनवॉइस आल्सो रिसीव्ड, तो हम उसके आईटीसी ले सकते हैं। मैंने उसके आईटीसी ले लिए। अब दूसरा सवाल ये है कि सर गुड्स नहीं भी आया, हमारे प्रीमाइसेस में नहीं आया, डायरेक्टली वो जॉब वर्कर को चले गया, अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को यहाँ पे चले गया तो क्या हमें आईटीसी लेना है? ठीक है, वो जॉब वर्क से आएगा तब आएगा, पर जॉब वर्क को रिसीव हुआ तो क्या हमें आईटीसी लेना है? तो ले सकते हैं क्या? यस। यहां सेक्शन 19 जो है बड़ा रोल प्ले करता है। सेक्शन 19 कहता है कि अगर जॉब वर्क के प्रीमाइसेस पे भी डायरेक्टली गया होगा तभी आपको आईटीसी मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आईटीसी उसी मंथ पे ले लेंगे, इनवॉइस के बेसिस पे, जो मंथ में यहाँ पे गुड्स हमें आ जाएंगे। एक पॉइंट और बता देता हूं, जब सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भेजेगा तो सप्लायर के इनवॉइस में, ओके, सप्लायर के इनवॉइस में बिल टू और शिप टू ये वर्ड रहेगा। बिल टू और शिप टू क्या? बिल टू दिस रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो शिप टू जो कर रहा है वो जॉब वर्क को कर रहा है, इसलिए उसके इनवॉइस में जॉब वर्क का एड्रेस रहेगा। ये सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि गुड्स वहां जा रहा है, क्योंकि इसका ईवे बिल भी बनेगा, और ईवे बिल में बीच में अगर कहीं रोका गया तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि गुड्स जा कहां रहा है, इसलिए ये सप्लायर की जिम्मेदारी होगी कि वो जॉब वर्क का भी एड्रेस देगा। बिल टू इधर जाएगा और शिप टू इधर जाएगा, और ईवे बिल जॉब वर्क के नाम पे बनेगा। आपके सभी डाउट्स बाद में, पहले पूरा ये प्रोसीजर समझ लो। मजा आ रहा है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में? ये एक एक कैरेक्टर हमने बनाया है, नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, ये पूरा कैरेक्टर हमने बनाया है। ये समझा कि नहीं समझा? अरे कोई कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ ठीक है। तो अब यहां पे ये जो है बेटा, अब लॉ क्या कहता है, एक और पॉइंट,
आपके प्रीमाइस में आने के बाद एज सच, पहला वाला ट्रक देखो, एज सच, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एज सच या आफ्टर प्रोसेसिंग आप ये गुड्स जॉब वर्कर को भेज सकते हो, यानी एज सच या आफ्टर प्रोसेसिंग ये गुड्स जॉब वर्कर को भेज सकते हो। अब यहां पे और सेक्शन 19 बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, अब ये जो है ये बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये क्या कहता है, देखो यहां पे सेक्शन 19 कहता है डायरेक्टली भेजा तो भी आपको आईटीसी दे दिया जाएगा, और अगर आपने यहां पे आने के बाद भी भेजा तो भी आप, क्योंकि जब रिसीव हुआ तब आपने आईटीसी ले लिए होगे, रिसीव पे आईटीसी ले लिए होगे, तो आपके आईटीसी रिवर्स नहीं होंगे, इवन दो आप जॉब वर्क को भेज रहे हो। ओके, जॉब वर्क को भेज रहे हो, रिवर्स नहीं होंगे, आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे। यहां तक रूल 9 सॉरी सेक्शन 19 का रोल है कि आपके आईटीसी कंटिन्यू रहेंगे, आप जॉब वर्क को भेज दो। जॉब वर्क को भेजते वक्त अब आपको जीएसटी में क्या करना पड़ेगा, रूल 55 में, रूल 55 कहता है, कल ही हमने देखा था रूल 55 चालान, जब भी कोई गुड्स जॉब वर्क को जाता है तो आपको चालान बनानी पड़ेगी। इसे स्टॉक ट्रांसफर चालान भी कहा जाता है या रूल 55 चालान भी कहा जाता है, और साथ साथ में इसका ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा। ईवे बिल की प्रोविजन मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। जॉब वर्क सेम स्टेट में हो तो वो जो वैल्यू 50,000 से क्रॉस होता है, और अदर स्टेट में जा रहा हो, जॉब वर्क को जा रहा हो, तो वो केस में इंटर स्टेट में तो कंपलसरी ईवे बिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ईवे बिल में, उसमें मैं समझा दूंगा। गुड्स जो है अब ये जा रहा है बेटा जॉब वर्कर को। कंडीशन क्या है कि आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहने दो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन जो जॉब वर्क को गुड्स जा रहा है वो जॉब वर्क से आपका गुड्स प्रोसेस होके, ये देखो प्रोसेस होके आ रहा है, और आपका गुड्स प्रोसेस होके 180 प्रोसेस होके 1 ईयर या फिर 3 इयर्स में वापस आ जाना चाहिए। तो सेक्शन 19 में हमने ये देखा था, सेक्शन 143 की भी यही कंडीशन है कि आपका गुड्स प्रोसेस होके रिटर्न ऑफ द गुड्स जो होना चाहिए, इनपुट होगा, ये आय मतलब इनपुट, इनपुट होगा तो 1 ईयर में आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड्स होगा तो 3 इयर्स में आ जाना चाहिए, जहां एक्सटेंशन 1 ईयर का इनपुट को और मिल सकता है और कैपिटल गुड्स को 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर ये 1 ईयर और 3 इयर्स में या एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं आता है तो बेटा ये सिचुएशन में ये जो है ये डीम सप्लाई मान लिया जाता है, ये डीम सप्लाई मान लिया जाता है। अगर वो 1 ईयर और 3 इयर्स में नहीं आता है तो डीम सप्लाई मान लिया जाता है। पर ये कंडीशन मोल्ड डाइज, हमने देखा था मोल्ड डाइज जिक्स और फिक्सर्स को अप्लीकेबल नहीं है। मतलब आपने कोई मोल्ड डाई वगैरह जो भेजे होगे, किसको भेजे होगे, जॉब वर्कर को, वो 1 ईयर और 3 इयर्स में नहीं आते या एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके क्रेडिट कंटिन्यू रहेंगे और वो सिचुएशन में वो डीम सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां पे अगर बाकी कोई गुड्स हो गए तो वो सिचुएशन में डीम सप्लाई माना जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, डीम टू बी सप्लाइड ऑन द डेट व्हेन इट वाज सेंट और रिसीव्ड टू जॉब वर्कर, यानी जिस दिन आपने भेजा, आपने आपने आपके प्लेस से भेजा उस दिन ही वो सप्लाई माना जाएगा, उस दिन का सप्लाई माना जाएगा। या डायरेक्टली भेजा होगा, डायरेक्टली भेजा होगा तो जिस दिन उसे रिसीव होगा उस दिन का सप्लाई माना जाएगा। इसके बहुत सीवियर इंपैक्ट है, क्योंकि आपने भेजा होगा 1 साल पहले, तो 1 साल पहले का सप्लाई मतलब क्या, अब उस मंथ का सप्लाई मान लिया तो तब से अभी तक का जो आपका टैक्स अमाउंट है उसका इंटरेस्ट और लेट पेमेंट की पेनल्टी भी आपके ऊपर आ जाती है। तो ये बहुत सीवियर इंपैक्ट है, इसलिए आपको 180 डेज कहां से आ रहा है, 1 ईयर और यहाँ पे 3 इयर्स में या एक्सटेंडेड पीरियड में लाना ही पड़ेगा। नहीं तो ओके आपने भेजा होगा तो इस दिन का सप्लाई मान लिया गया, या रिसीव होगा तो इस दिन का सप्लाई मान लिया जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इंटरेस्ट और पेनल्टी के आ सकते हैं। ओके, तो सोच समझ के जॉब वर्कर के ट्रांजेक्शन्स कीजिएगा और वापस लाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। लेकिन अब सवाल क्या है, अब सवाल यह है कि सर भाई मैं वापस नहीं लाना चाहता हूं, मेरा जॉब वर्कर मुंबई का, मैं नागपुर का हूं और मैं नागपुर का हूं और जॉब वर्कर मुंबई का है। ओके, तो अब सर मैं मुंबई से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, क्यों वापस लाओ, क्यों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाओ। ओके, मैं मुंबई से ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो क्या सर मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूं, प्लीज ना सर। ओके, एक्सपोर्ट करने दो ना सर, क्यों वापस लाने की कंडीशन रखते हो जॉब वर्क के प्लेस से। तो यस, आप जॉब वर्क के प्लेस से 3 बातें कर सकते हो। ओके, अब ये यहां सेक्शन 143 बड़ा रोल प्ले करता है।
यहाँ 143 पिक्चर में आ जाता है, अब 143 पिक्चर में आ जाएगा। अब वो क्या लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जॉब वर्कर जो है यहां से डायरेक्ट आपको गुड्स यानी प्रिंसिपल को, इसका नाम मैं लूंगा प्रिंसिपल, ओके, यहां प्रिंसिपल वर्ड डाल देना, प्रिंसिपल को जॉब वर्क के प्लेस से अगर गुड्स एक्सपोर्ट करना है तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके, अब उसमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट फ्रॉम द जॉब वर्क प्लेस, प्रिंसिपल को कुछ बातें पूरी करनी पड़ेगी। पहला तो यहां से जब निकलेगा जॉब वर्क के प्लेस से, तो प्रिंसिपल को एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाना पड़ेगा, यानी इनवॉइस जॉब वर्कर को नहीं बनाना है। ओके, यहां पे इनवॉइस जो है प्रिंसिपल को बनाना है, और प्रिंसिपल यहां से एक्सपोर्ट करने वाला है, इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा। बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब ये जीरो रेटेड सप्लाई है, अगर ये जीरो रेटेड सप्लाई है तो वो सिचुएशन में यहां पे बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग प्रिंसिपल को ही कंप्लीट करना है। और अगर वो बॉन्ड दे रहा होगा तो आईजीएसटी देने की जरूरत नहीं है, अगर वो बॉन्ड नहीं दे रहा होगा तो आईजीएसटी का पेमेंट भी प्रिंसिपल को ही करना है, और वो पेमेंट करके उसको यहां से गुड्स निकालना है। यानी जॉब वर्कर को यहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और कि ये सारी चीजें सेक्शन 143 के हिसाब से किसको करनी पड़ेगी? सेक्शन 143 के हिसाब से प्रिंसिपल को करनी पड़ेगी। देखो यहां पे समझा कि नहीं समझा? ओके, बोलो यहां तक जितने भी मेरे से कनेक्टेड है जोर से बोलो, समझा कि नहीं समझा? वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब देखो आगे, बेटा मेरा रोल बस इतना है कि जो चीजें बुक्स में दी है उसको आपको इजी वे में ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है, बस मेरा रोल इतना ही है। और जितना अच्छे से मैं आपको इजी वे में कन्वे कर सकूं, आपको उसके बेस पे मार्क्स कमाना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक सवाल और आएगा। चलो एक्सपोर्ट का तो क्लियर हो गया। क्या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को मैं भेज सकता हूं? क्या बिल्कुल भेज सकते हो, यह सेक्शन 143 अलाउ करता है, साथ साथ में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन भी है कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर आप गुड्स भेज सकते हो। चलिए सर, मैं अगर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहा हूं तो क्या इसकी भी कोई चालान बनानी पड़ेगी? यस बेटा, कवरिंग डॉक्यूमेंट तो चाहिए, ईवे बिल तो रहेगा ही रहेगा, पर ईवे बिल के साथ साथ आपका कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहां से यहां तक का गुड्स भेजने का ओके, यहां पे कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आपका एक सवाल आएगा, सर ये कवरिंग डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? क्या ये जॉब वर्कर को बनाना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने यहां पे ओके बहुत चालाकी की। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, जॉब वर्कर भी बनाएगा तो भी चलेगा, प्रिंसिपल बनाएगा तो भी चलेगा, हमें कवरिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर वो प्रिंसिपल बनाए या जॉब वर्क बनाए, ओके, यहां से जब गुड्स जाएगा तो वी नीड कवरिंग डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? ओके, समझा कि नहीं समझा? तो ये जो कवरिंग डॉक्यूमेंट यहां पे बनेगा, तो देखो, ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर अलाउड, न्यू ओके, न्यू रूल 55 चालान, ओके, यानी यहाँ जो रूल 55 चालान बाय प्रिंसिपल और जॉब वर्कर दोनों में से कोई भी बना सकता है। ओरिजिनल रूल 55 चालान शैल बी इंडोर्स। अब देखो यहां जो रूल 55 चालान जो ओरिजिनल बनी थी, सर इसको ही मैं आगे दे दूं क्या? अब देखो मैं आपको बता दूं, जब आगे गुड्स जा रहा है और पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जा रहा है, यानी जॉब वर्क आया था और ये पूरा आगे दूसरे जॉब वर्कर को जा रहा है, तो फिर ओरिजिनल चालान पे भी एंडोर्स कर दिया तो चल जाएगा, ओरिजिनल चालान पे एंडोर्स कर दिया तो चल जाएगा। लेकिन वो पीसमेल फॉर्म में जा रहा है, यानी पार्ट पार्ट में जा रहा है, तो फिर ओरिजिनल चालान नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी अलग है। वो सिचुएशन में नई चालान बनानी पड़ेगी। वो नई चालान जॉब वर्कर या प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी बना सकता है। समझा क्या? यस, मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, समझा या नहीं समझा? बोलिए फटाफट। यस, ये आया ना मजा। ओके, उसके बाद में अब ये दूसरे जॉब वर्कर पे पास आ गया। ओके, अब सवाल कभी कभी ये होता है कि सर, अब एक और मैं कंसेप्ट लेना चाहूंगा कि सर ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, आपने क्या कहा कि भाई इतने पीरियड में मैं वापस लेके आ जाऊं, इतने पीरियड में मैं वापस लेके आ जाऊं, ठीक है, मैं लाऊंगा। लेकिन मेरे कुछ सवाल है, क्या मैं इस जॉब वर्कर के प्लेस से या इस जॉब वर्कर के प्लेस से एक्सपोर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ऊपर मैंने दिया है। क्या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर सकता हो? बिल्कुल कर सकता हो, एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को ट्रांसफर, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। नेक्स्ट, क्या सर मैं जॉब वर्क, इधर ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, क्या सर मैं डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकता हूं? क्या डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकता हूं क्या? बोलो ना, क्योंकि अब सर मेरा जॉब वर्कर है यहां पे दिल्ली में, और दिल्ली के पास पंजाब है, और मुझे अब मैं दिल्ली से महाराष्ट्र क्यों लाऊं भाई? मैं दिल्ली से जो है डायरेक्ट पंजाब को भेजना चाहता हूं। ओके,
क्यों ट्रांसपोर्टेशन लगाओ, क्यों आपकी कंडीशन जो है आप जस्ट आपने ओके पेन उठाया लॉ बना लिया, अरे आपको लॉ बनाने में जाता क्या है, मेरा ओके तेरा क्या घाटा है, इसमें मेरा ही घाटा। समझ में आता है? तो ओके अगर ये बात समझ में आता तो तू कुछ कर पाता। तो इन सिंपल वर्ड ओके मैं वापस नहीं लाऊंगा यार, मुझे परमिट करो कि मैं जॉब वर्क के प्लेस से ही डायरेक्ट कस्टमर को दे सकूं। तो यहां पे सेक्शन 143 और रोल प्ले करता है। सेक्शन 143 कहता है ओके हाँ मैं लूंगा। तो यहां पे सुनिए कि 143 कहता है कि यहां पे सर हाँ आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जॉब वर्कर या पहला जॉब वर्कर जो भी हो, ये यहां पे दो टाइप के इनवॉइसेस बनेंगे। एक गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को दिया गया, गुड्स डायरेक्टली कस्टमर को दिया गया वो एक इनवॉइस, जो इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, पी मतलब प्रिंसिपल बनाएगा टू बायर, क्योंकि ओरिजिनल गुड्स प्रिंसिपल का है, उसको ही बेचने के राइट्स है। तो गुड्स का इनवॉइस, जो गुड्स बेचा जा रहा है उसका इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा। जो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा हाँ इनवॉइस प्रिंसिपल बना के इसको भेजेगा, सॉरी कस्टमर को भेजेगा, और इसको जो है एक जॉब वर्कर को वहां से रिमूव करने के लिए एक कॉपी भेज देगा। अब ये जो प्रिंसिपल है यानी बायर्स कॉपी जो जॉब वर्कर आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो यहां मेनली है, बस आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि इनवॉइस प्रिंसिपल बनाएगा, जो इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स का रहेगा, और सप्लाई ऑफ गुड्स जो है जिस पे ऊपर जीएसटी प्रिंसिपल देगा, और उसका टाइम ऑफ और वैल्यू ऑफ सप्लाई एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 से फिक्स होगा, एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 से फिक्स किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक इनवॉइस जो यहां से गुड्स निकलते वक्त प्रिंसिपल का बना जो कस्टमर को जा रहा है, एंड गुड्स डायरेक्टली सप्लाइड टू द बाय बायर टू प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और बायर के बीच में हुआ है। डन। अब दूसरा, जॉब वर्क ने जो सर्विस दी, क्योंकि जॉब वर्क की सर्विस है एज पर शेड्यूल 2 पैरा 3, किसी और के गुड्स पे ट्रीटमेंट और प्रोसेस करना वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अब जॉब वर्कर जो सर्विस दे रहा है वो भी अपना इनवॉइस बनाएगा, वो होगा इनवॉइस 2। ओके वो उसका इनवॉइस होगा। मुझे बताओ ये इनवॉइस 2 जॉब वर्कर किसको देगा? ओके ये जॉब वर्कर ये जो इनवॉइस है उसने प्रोसेसिंग किया। अब मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, क्या वो बायर को देगा, बायर मतलब बी लिखना, या प्रिंसिपल को देगा पी लिखना? बताओ किसको देगा? ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, वो प्रिंसिपल को देगा। उसको क्या लेना बायर से, लेना देना बायर से, उसका तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से हुआ है, प्रिंसिपल से हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना सेकंड इनवॉइस जो सर्विस का इनवॉइस है प्रिंसिपल का बनाएगा। अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोसेसिंग के लिए कुछ मटेरियल उसने खरीदा है। कम ऑन, प्रोसेसिंग के लिए कुछ मटेरियल उसने खरीदा है, उसने कोई भी मटेरियल खरीदा हो, लेकिन किसी और के गुड्स पे यहां पे एक्टिविटी करना ये ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो इसका सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। अब सवाल यह है कि जब ये जॉब चार्जेस लगा रहा है और जो मटेरियल उसने खरीदा है, क्या वो मटेरियल वैल्यू का पार्ट बनेगा? ऑब्वियसली वैल्यू का पार्ट बनेगा। यानी जॉब चार्जेस 30,000, मटेरियल 5,000, टोटल 35,000, ये उसके वैल्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये टोटल सर्विस की वैल्यू मानी जाएगी। ओके यहाँ पे, और 35,000 पे जीएसटी लगेगा, जो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा, और इसका टीओएस सेक्शन 13 के हिसाब से एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस का होगा। और नो डाउट जो उसने मटेरियल खरीदा है जॉब वर्कर, उसका आईटीसी, इसका आईटीसी जब टैक्सेबल वैल्यू 35,000 पे जीएसटी लगेगा उसका आईटीसी वो ले सकता है। पर जॉब वर्कर जो ओरिजिनल गुड्स है उसका आईटीसी जॉब वर्कर नहीं ले सकता, क्योंकि उसका आईटीसी ऑलरेडी प्रिंसिपल ले चुका है। ध्यान सुनिएगा, उसका आईटीसी ऑलरेडी प्रिंसिपल ले चुका है, इसलिए उसका आईटीसी जो है यहां पे जॉब वर्कर नहीं लेगा। जॉब वर्कर ने जो मटेरियल खरीदे होगे, जो सर्विसेज खुद खरीदी होगी फॉर दैट प्रोसेस, उसका ही आईटीसी उसे मिलेगा। अरे समझा या नहीं समझा? समझा होगा तो यस बोलो, जोर से बोलो यस सर। ओके, अब आपका एक सवाल है कि जो हमें टाइम लिमिट मिली है, जो यहाँ पे 1 साल या 3 साल जो हमें बेसिक टाइम लिमिट मिली है या एक्सटेंशन टाइम लिमिट मिली है, ये
एक एक जॉब वर्कर के लिए क्या मतलब, क्या इसके लिए 1 साल 3 साल, फिर इसके लिए भी 1 साल 3 साल, अब मजा आ गया? नहीं, ये टोटल टाइम लिमिट है। यानी ये 1 साल या 3 साल में आपके जितने भी जॉब वर्कर है वो सभी जॉब वर्कर को मिला के 1 साल और 3 साल में वापस आना चाहिए। आपके अगर 10 जॉब वर्कर हो गए तो 10 जॉब वर्कर को कंसिडर करके यहाँ पे 1 साल और 3 साल का पॉइंट यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया है। ओके यहां पे एक सवाल और आया कि सर बायर ने एक्स फैक्ट्री डिलीवरी लिए, वो डिलीवरी से लेना देना ही नहीं है यार। ओके जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली बाहर जा सकता है, हमने दी होगी या उसने लिया होगा, बनेंगे तो 2 इनवॉइस ना बेटा, गुड्स बेचा उसका इनवॉइस और सर्विस दी उसका इनवॉइस, उससे क्या लेना देना है कि कौन कहां से डिलीवरी ले रहा है, बनेंगे तो वही। ओके बस सवाल ये है कि क्या जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्ट बेच सकता हो, क्या डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो, सॉरी डायरेक्टली आप सप्लाई कर सकते हो, वो आके ले या हम जाके दे, वहां के प्लेस से डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। चलिए अब एक सवाल है, सवाल ये है कि सर क्या ये जो जॉब वर्कर का प्लेस, अब 2 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सवाल है और फिर मैं लास्ट वेस्ट और रिफ्यूजल से रिलेटेड आऊंगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये सवाल है कि सर जो जॉब वर्कर को मैं भेज रहा हूं क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? सेक्शन 143 ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकता, मतलब उसने नहीं डाला है। मतलब क्या, आप जिसको भी भेज रहे हो जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो, वो अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी चलेगा, वो अनरजिस्टर्ड होगा तो भी चलेगा। चलो जॉब वर्कर की बात कर ली हमने। सर अगर मैं जो जॉब वर्कर को भेज रहा हूं वो इंटर स्टेट है, अदर स्टेट में, तो भी क्या वो रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं, यहां पे वो जॉब वर्कर दूसरे स्टेट में भी होगा तो भी वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, पॉइंट को समझो, आपके सवाल बाद में, आपके सवाल बाद में, एक एक पॉइंट को समझो। सर जो भेज रहा है जॉब वर्कर को, ओके क्या वो भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या? अभी इसका थ्रेशोल्ड चालू है और इसको जॉब वर्कर को भेजना है, तो अगर थ्रेशोल्ड चालू है और जॉब वर्कर को भेजना है तो जब भी हम जॉब वर्कर को भेजेंगे तो भेजने वाला यानी प्रिंसिपल क्या वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, वो अपने थ्रेशोल्ड के बेस पर रजिस्ट्रेशन लेगा। यानी जब भी कोई गुड्स आप जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो कोई कंडीशन नहीं कि ये रजिस्टर्ड ही होना चाहिए और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहला पॉइंट, पहला थॉट क्लियर हो गया। सेकंड, लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो आपको इस अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से 1 साल या 3 साल में, सुनो 1 साल या 3 साल में या एक्सटेंडेड पीरियड में वापस लाना पड़ेगा। आप इस अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर के प्लेस से डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। ये अनरजिस्टर्ड रह सकता है लेकिन फिर इसको 2 रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं और वो ये कि एक्सपोर्ट नहीं हो सकता या फिर कस्टमर को नहीं जा सकता। ठीक है, आपको 1 साल या 3 साल में वापस लाने का ही ऑप्शन बच जाता है। चलो आगे समझ में, इसका मतलब सर अगर इनके प्लेस से मुझे एक्सपोर्ट करना है या इनके प्लेस से डायरेक्टली कस्टमर को देना है तो वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सुनो, वो जॉब सेक्शन 143 कहता है कि एक्सपोर्ट करना है या आपको कस्टमर प्लेस पे देना है तो वो जॉब वर्कर फिर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो प्रिंसिपल को अपना रजिस्ट्रेशन अमेंड करके इसे एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसे एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक बार फिर से, जॉब वर्कर के प्लेस से, ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, जॉब वर्कर प्लेस से आपको अगर एक्सपोर्ट करना है या आपको बायर को सेल करना है तो वो सिचुएशन, सॉरी बायर को सप्लाइड करना है तो वो सिचुएशन में आइदर वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके रजिस्ट्रेशन में आपको उसे एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। समझा होगा तो बोलो स्वाहा। समझ में आया? यस और नो? वेरी गुड। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्ट और रिफ्यूजल की। वेस्ट और रिफ्यूजल क्या है भाई? ये जॉब वर्क जब प्रोसेस करते हैं तो कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा ना, ये जॉब वर्कर हो या ये जॉब वर्कर हो, तो ये वेस्ट का टैक्स देना पड़ेगा क्या? यस। अरे सर वेस्ट, हाँ, अरे छोड़ो ना, ओके न्याय देना पड़ेगा वेस्ट का। फिर वो वेस्ट या रिफ्यूज निकलेगा उसका टैक्स कौन देगा? ओके तो उसका टैक्स अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, इफ रजिस्टर्ड तो जॉब वर्कर देगा, और अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं तो प्रिंसिपल देगा। वेस्ट और रिफ्यूजल का टैक्स उन्हें देना पड़ेगा।
तो इस तरह से मैंने सारी प्रोविजंस इसमें कवर की है। अब राइट साइड में जो टैक्स दिया है उसको फटाफट देख लेते हैं। ओके, जो डायग्राम है और जो प्रोविजन है उसको देख लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर, ओके, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप जॉब वर्कर को दे, सेक्शन 143 कहता है जब भी गुड जॉब वर्कर को जाएगा, ओके, जॉब वर्कर्स को जाते वक्त, ये स्क्रीन नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है मैं कोशिश तो करता हूँ। जॉब वर्कर को जाते वक्त आपका कोई सप्लाई, तब सप्लाई नहीं माना जाएगा, आप विदाउट रूल 55 चालान के थ्रू भेज सकते हो, लेकिन ख्याल रहे 1 साल और 3 साल में नहीं आया तो फिर हम सप्लाई बोलने के पूरे राइट्स रख सकते हैं। ओके, तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो देखो मेजर रोल 143 का जो मेजर रोल है वो बस इतना ही है कि आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाने देगा, और सेक्शन 19 का रोल है कि आपके आईटीसी डिसकंटिन्यू नहीं होगा, वो आईटीसी भी कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूटी ऑफ आईटीसी, ये सेक्शन 19 कहता है कि आपके आईटीसी कोई भी अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रखे जाएंगे। उसके बाद टाइम लिमिट 1 साल या 3 साल, ओके, और वो एक्सटेंड हो सकती है 1 ईयर और 2 ईयर्स, ठीक है। इनपुट्स और कैपिटल गुड्स, उसके बाद में डायरेक्टली क्या हम सप्लाई कर सकते हैं, यस, डायरेक्ट सप्लाई बाय प्रिंसिपल फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस। हाँ, जॉब वर्क के प्लेस से आप जो है कस्टमर को डायरेक्टली दे सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि जब जॉब वर्क के प्लेस से बायर को जाएगा तो टैक्स पेमेंट प्रिंसिपल को करना है, इनवॉइस प्रिंसिपल को बनाना है, सब असेसमेंट गुड्स का प्रिंसिपल को करना है, या डायरेक्टली वहां से एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं पर इनवॉइस वगैरह बनाना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन ये है बेटा, principal cannot supply the goods directly from place of business of job worker unless principal declare the place of business of job worker as an additional place of business। ठीक है, पहला तो कंडीशन ये है कि अगर जॉब वर्क के प्लेस से मुझे एक्सपोर्ट करना है या यहाँ पे कस्टमर को भेजना है तो मुझे प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होगा तो वो बताने की जरूरत नहीं है। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो आप कर सकते हो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का या कस्टमर का, नहीं है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। लेकिन कुछ केस में आप प्रिंसिपल की स्पेशल, हाँ, कुछ नोटिफाइड गुड्स में आप जो है यहाँ स्पेशल परमिशन लेके भी डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड होगा। फेलियर टू रिटर्न द गुड्स विद इन टाइम, हाँ, अगर आपने 1 साल या 3 साल में एक्सटेंडेड पीरियड में नहीं लाया तो वो डीम सप्लाई माना जाएगा। ओके, प्रॉपर अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो उसे अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और वेस्ट और स्क्रैप को अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो देगा, नहीं तो प्रिंसिपल देगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया। चलो, यहाँ पे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन कुछ इश्यूज है। इज इट कंपल्सरी टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन जॉब वर्क ट्रांजेक्शन? नहीं, ओके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने थ्रेशोल्ड पे रजिस्ट्रेशन लो, सिर्फ जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। Registration of job work is required. Job work and principal in same state or in different state. Job worker required to obtain registration only in case of his aggregate turnover in a financially exceeds threshold limit. Regardless whatever the principal and job worker in same or different state. वैसे हम जॉब वर्कर को भेज रहे इसलिए वो रजिस्टर्ड ही जॉब वर्कर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेम स्टेट और अदर स्टेट में ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको कह दूँ वो अपने थ्रेशोल्ड के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ओके, ये इस सेक्शन 143 की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो जॉब वर्कर को भेज रहे इसलिए जॉब वर्कर रजिस्टर्ड ही होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इफ पी सप्लाइज द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम जॉब वर्क प्रीमाइसेस टू कस्टमर देन हु विल बी द सप्लायर ऑफ द गुड्स? अगर जॉब वर्क के प्लेस से डायरेक्ट कस्टमर को जा रहा है तो ऑब्वियसली पी इज द सप्लायर ऑफ द गुड्स, उसे ही इनवॉइस बनाना पड़ेगा, उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, और जॉब वर्कर का प्लेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो। ओके, नाउ फाइलिंग ITC 04 will be considered as a submission of intimation under section 143। yes, अगर आप ITC 04 फाइल कर रहे हो ओके तो वो 143 की इंटीमेशन मान ली जाएगी। उसके बाद में who will avail the ITC? हाँ, ITC क्लियर है, जो गुड्स प्रिंसिपल ने भेजा, जो गुड्स प्रिंसिपल ने भेजा इसका ITC प्रिंसिपल लेगा, और जो गुड्स जॉब वर्कर ने यूज किए उसका ITC जॉब वर्कर लेगा। बात खत्म है, सीधी है, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे
who avail the ITC in respect of inputs or capital goods that directly sent to the job worker, तो उसका तो प्रिंसिपल ही लेगा ना बेटा. ओके, और जॉब वर्कर कौन सा लेगा, तो जो जॉब वर्कर ने यूज किए, इनपुट्स यूज बाय हिम बाय सप्लाइंग जॉब वर्क सर्विस, तो वो उसके ITC लेगा. इस तरह से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं. अगर मजा आया होगा तो जोर से बोलो यस सर. एक डायग्राम देखो आपका थ्योरी कैसे सिंपल कर देती है. वेरी गुड. आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं ये ऐसे लास्ट GST के टॉपिक ऐसे ही मैं कंप्लीट करूंगा. चार्ट में इतने परफेक्ट हो जाएंगे बॉस कि आप मेरा नाम लोगे. अब आपके कोई डाउट्स हो गए तो मैं डाउट्स ले लेता हूं. डाउट पोस्ट करो फिर से फटाफट. सर पर ये गुड्स जो जॉब वर्क के लिए खरीदा है वो प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा क्या? बेटा खरीदने वाला थोड़ी टर्नओवर में इंक्लूड होता है. हाँ, जो बेचते वो टर्नओवर में. इसलिए आपने खरीदा होगा तो परचेस थोड़ी टर्नओवर में आती है. आपने जॉब वर्क के प्लेस से अगर सप्लाई किया होगा या एक्सपोर्ट किया होगा तो इनवॉइस तो प्रिंसिपल का ही है ना, तो प्रिंसिपल के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा. हाँ हाँ, एक मैं आपको याद दे दूँ, सेक्शन 22 में मैंने बहुत क्लियरली समझाया था आपको. 22 में ये समझाया था कि ये एजेंट नहीं, ये जॉब वर्कर है. इसलिए सेक्शन 143 कहता है कि जो गुड्स के बिल बनेंगे वो जॉब वर्कर का टर्नओवर में नहीं आएगा. ये एक्सप्लेनेशन 2 में मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो भी गुड्स यहां से बेचा जाएगा वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं आएगा. एजेंट के केस में आता है, जॉब वर्क के केस में नहीं आता है. आई होप आपको समझा होगा. तो जॉब वर्क का टर्नओवर मतलब वही सर्विस जो उसने सर्विस दी. गुड्स का टर्नओवर जॉब वर्क के इसमें नहीं आएगा. ठीक है. एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए केस में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग नहीं लेना पड़ता है. वो आपके एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में अमेंड करना पड़ता है एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. सर ऑडियो रिकॉर्डिंग रिवीजन जो आपके थे आगे भेजूंगा बेटा, और भेजूंगा मैं. करता हूं. रिफंड ऑफ ITC पॉसिबल है क्या? ITC की रिफंड सिर्फ 2 ही केस में मिलते हैं बेटा, जीरो रेटेड और इन्वर्टेड. यहाँ रिफंड नहीं, आपको जो ITC ले लिए वो ले लिए. अब आपको सप्लाई ट्रीट करना पड़ता है जब 1 साल या 3 साल में नहीं आया, और वो सप्लाई का GST देना पड़ता है. उसका वैल्यूएशन तो फिर वो रूल 30 में चले गया, 110%. ओके, वो सप्लाई मान लिया 110%, रूल 30 में चले गया. उसमें आप ITC ले लो, लेकिन आपको सप्लाई ट्रीट करके उसके ऊपर GST देना पड़ेगा. नहीं नहीं, RCM का सवाल ही नहीं है. अनरजिस्टर्ड प्रिंसिपल RCM सब केस में थोड़ी लगता है, जो नोटिफाइड केस है उसमें लगता है. यस बेटा, एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पे जॉब वर्क का रजिस्ट्रेशन चाहिए. नहीं, जॉब वर्क के साथ में RCM का कंसेप्ट नहीं आता है. सर जो जॉब वर्क का दूसरे स्टेट में है वो भी तो अनरजिस्टर्ड नहीं लेना फॉर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. नहीं, दूसरे स्टेट में भी होगा तो भी आप डिक्लेयर तो कर सकते हो ना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसमें क्या प्रॉब्लम है. चलो डन. ओके, यहाँ रुकते हैं. ये सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट सेशन में हम जो लेंगे वो लेंगे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और ई-वे बिल. अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स और ई-वे बिल. नहीं ना बेटा, जॉब वर्कर में सप्लाई ही नहीं होता है, वो तो रूल 55 चालान में जाता है, तो नेचर का सवाल ही नहीं. वहां ई-वे बिल बनाना जरूरी हो जाता है, पर सप्लाई इंट्रा भी नहीं, इंटरस्टेट भी नहीं है. ठीक है. तो ये जो सेशन है यहां कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट सेशन की लिंक मैं आपको भेजता हूं. ठीक है, मतलब क्रिएट करता हूं, आप ज्वाइन हो सकते हो. ठीक है, डन.